हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी हम दर्शन करके निकले हैं सोमनाथ टेम्पल में। शिव जी के ज्योतिर्लिंग के बहुत पावन और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ज़्यादा रश भी नहीं था और हमने वहाँ पे नॉमिनल फ़ीस पे जो आपकी स्लिप होती है ट्रस्ट के द्वारा काटी जाती है वो हमने कटवा के और भोलेनाथ पे जल भी चढ़ाया। बहुत आनंद आया। हम आपको ये रेकमेंड करेंगे, जब भी आप गुजरात आएँ भोलेनाथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करके जाएं। सोमनाथ टेम्पल के पास में ही काफ़ी सारे ऑटो वाले हमें मिले थे जो कि अपना एक पैकेज उन्होंने बना रखा था कि 400 रुपये में ये दर्शन, 500 रुपये में ये दर्शन, इस तरीके से सारा कुछ था। तो मगर हमने वो चूज़ नहीं करा क्योंकि हम काफ़ी लेट पहले से ही हो रहे थे। अब हम निकल चुके हैं सोमनाथ टेम्पल से द्वारकाधीश टेम्पल के लिए। द्वारकाधीश टेम्पल जो आपका लोकेटेड है द्वारका में। टोटल डिस्टेंस जो अपना सोमनाथ टेम्पल से द्वारकाधीश टेम्पल का रहता है वो तकरीबन 236 किलोमीटर रहता है और गूगल मैप भी 3.5 घंटे मैक्सिमम का टाइम दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है क्योंकि ये रास्ता वाकई ही बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कन्वीनियंस के लिए दिखा दिया है कि 236 किलोमीटर का रास्ता गूगल मैप किस तरीके से ये दिखाता है। बहुत ही बढ़िया रास्ता बना हुआ है। समुद्र के साथ साथ में ये रास्ता बना हुआ है, मगर आपको मैक्सिमम एरिया में आपको समुद्र साथ में चलता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टेंस ज़रूर है समुद्र से इस रोड का। जब आप सोमनाथ से द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं, स्टार्टिंग में तो पेट्रोल पंप ज़रूर आ जाते हैं, मगर हमने ये अपना एक्सपीरियंस करा था कि 20-30 किलोमीटर के बाद में तकरीबन पूरा 200 किलोमीटर के रास्ते में दोस्तों एक भी पेट्रोल पंप हमारी लेफ़्ट साइड पे नहीं था। यानी कि सोमनाथ से द्वारकाधीश की तरफ जाते हुए, द्वारकाधीश से सोमनाथ की तरफ जाते हुए तो आए थे, मगर सोमनाथ से द्वारकाधीश की तरफ जाते हुए बिल्कुल भी एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। अगर आपकी कार में पेट्रोल डीजल कम हो तो आप स्टॉक लेके ज़रूर चलिए क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल ऐसा है कि आपको रात के टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा उस रास्ते पे डर लगे या थोड़ी दिक्कत हो, मगर हमें तकरीबन हर 5 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर के बाद में एक पुलिसकर्मी तैनात ज़रूर दिखाई दिया था उस रास्ते पे। अब सोचा थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते हैं बीच हाईवे में। अब ये तो पता नहीं हम कहाँ पे रुके हुए हैं, बट कहीं ना कहीं तो रुके हुए हैं। और अपना यहाँ पे जो है हम अपना चाय पानी जलपान करते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। भाई हाईवे का एक अलग ही आनंद है। देखो जी, पहुँचने को तो बंदा फ़्लाइट से भी जाके चला ही जाता है। हर जगह पैसे होने चाहिए, सब चीज़ पॉसिबल है, बट जो असली भाई रोड का जो मज़ा है वो आपको रोड पे ही आएगा। और जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स होंगे उनको तो इस चीज़ का अलग ही आनंद आता है। तो चलो आओ अपना रोड ट्रिप का आनंद उठाते हुए अपना चाय का भी लुत्फ़ उठाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। अब हमें लग रही है दोस्तों भूख, तो आइए अपना लंच कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम पे हमने अपनी कार रोकी है ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में। इनकी बहुत ही बड़ी चेन है, पूरे आपको गुजरात में इनकी बहुत बड़ी चेन दिखाई देगी। जैसे कि हमें दिल्ली जयपुर हाईवे पे आपको होटल हाईवे किंग दिखाई देता है, उसी तरीके से उतने ही ऑनेस्ट और बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ऑनेस्ट के रेस्टोरेंट्स आपको दिखाई देंगे। ये अपना ऑनेस्ट का जो मेन्यू है, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे फर्स्ट क्लास। बाकी जो आपको खाना है आपकी मर्ज़ी से आराम से आप खाइए। ये देखिए अच्छा खासा मेन्यू है और सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए वेलवेट के कवर्स चढ़ाए हुए हैं सोफ़े वगैरह पे, तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। ठीक है, अपना अच्छा रहेगा। तो चलिए आइए खाना भी टेस्ट करते हैं। रेट मेरे को थोड़ा सा ऑन हायर साइड लगा है इसका ना, क्योंकि जो सब्जियां सारी 150 रुपये की मिल जाती हैं वो ये 200 समथिंग की दे रहा है। कोई बात नहीं, बस खाना टेस्टी होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं खाना, फिर बताते हैं। अपना तो डोसा आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं खाना। दोस्तों खाने में मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि भाई अपना मिर्ची कम रखना, और मिर्ची इन्होंने एक्चुअल में कम रखी। इन्होंने डोसा की जो पिट्ठी होती है वो भी अलग से बना के लेके आए और एक आलू की परोठी हम लोगों ने खाए तो उसकी भी पिट्ठी अलग से बनाई।
तो बहुत सही बना रखा था खाना। बाकी गुजराती लोग जो है वाकई ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपकी परेशानी को एक्चुअल में हर जगह समझा जाएगा यहाँ पे। तो गुजराती भाइयों का मुझे ये जो मेहमान नवाजी है मुझे बहुत पसंद आई है। तो चलिए दोस्तों, अब अपना टाइम हो गया है भोलेनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करने का। तो अब चलते हैं। अपनी गाड़ी खोल दी है। चलो जी, 1 मिनट, ऐसे कैसे बंद हो जाएगी। चलो जी, बैठ जाओ गाड़ी में और अब हम चलते हैं। इन्होंने अपना ही मिनरल वाटर भी अपना ही बना रखा है, ये देखिए, ऑनेस्ट करके जो है। तो ठीक है, इन्होंने बिल में लगा दिया था तो मैंने ले लिया। अब हमने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर दिया दोस्तों। तो चलिए आइए फटाफट द्वारकाधीश टेम्पल पहुंचते हैं और वहां पे रूम लेके रात को रेस्ट करके मॉर्निंग में प्रभु के दर्शन करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे जर्नी के स्टार्टिंग में, यानी कि जब हमने दिल्ली से स्टार्ट करा था, उसके बाद में मुझे काफ़ी हद तक ये डाउट था कि मुझे दिल्ली से सीधा सोमनाथ ही जाना चाहिए या नागेश्वर जाना चाहिए। तो जब हम अहमदाबाद में एंटर कर गए थे तो उसके बाद में मैंने बीच में गूगल का जीपीएस लगा के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उसमें लगाया था और हम उसका रास्ता फॉलो करते हुए जाने लगे थे। बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस रास्ते ने जीपीएस ने हमें सिटी के रास्ते से बीच बीच में से निकाल दिया था, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हम 3-4 किलोमीटर आगे जा चुके थे। फिर मैंने कार को यू टर्न लिया और फिर मैं मेन हाईवे पे आया हूँ, अहमदाबाद वाले ही हाईवे पे। और उसके बाद में सीधा हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए आए हैं। तो यही सबसे बेस्ट रास्ता है, क्योंकि अहमदाबाद से सीधा सीधा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है। मगर अहमदाबाद से आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए अगर जाएंगे या उससे पहले आप टर्न लेंगे तो आपको गूगल का जीपीएस बीच बीच के रास्तों में से निकाल देगा। वो एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो और सोमनाथ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता बहुत बढ़िया है, जो आपके सामने दिख रहा है। बहुत ही शानदार रास्ता है आपका ये। आपको गूगल मैप पे भी मैंने दिखा दिया कि तकरीबन 3.5 घंटे ही 3.46 आवर्स ही दिखा रहा था वो, इस आपको तकरीबन 250 किलोमीटर को तय करने के लिए। इसलिए आप लोग जब भी बाहर आएँ घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो उस टाइम पे प्योरली गूगल के जीपीएस पे या फिर कार के जीपीएस पे रिलाय करना ठीक नहीं होता है। वहाँ के लोकल से पूछना ज़रूर अच्छा रहता है। जैसे कि हमने बीच बीच में पूछते रहे थे, नहीं तो जीपीएस तो हमारे पास में है, हम जाने को तो सीधा डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते थे। बट कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है जो कि सबसे कम टाइम लेगा और बड़े कन्वीनियंटली और सेफ रास्ते पे हमें आपको वहाँ पे पहुँचा देगा अपनी डेस्टिनेशन पे, ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में हमने दर्शन करने के बाद में हम तकरीबन वहाँ पे बाहर साइड में सीटिंग है, बहुत अच्छी सीटिंग है, पूरी शेडेड है। वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ पे शिप्स भी दिखाई देंगी आपको, समुद्र की लहरें जो आपके किनारों पे आती हुई दिखाई देती हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। वहाँ पे हम कैमरे को ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए हम वहाँ का नज़ारा आपको अच्छे से नहीं दिखा सके वीडियो रिकॉर्डिंग करके। मगर आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे आराम से बैठिए, 1-1.5 घंटा लगा के आइए प्रभु के चरणों में बैठ के, और वहाँ पे समुद्र का भी आनंद लीजिए। बहुत आनंद आता है वहाँ पे। मगर ट्रिप स्टार्ट करने से पहले जैसे मुझे मिसकंसेप्शन थी कि गुजराती लोग अपने खाने में मीठा डालते हैं, और मुझे लग रहा था कि गुजरात में जाने के बाद में हर जगह मीठा मीठा खाना मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने होटल वालों से कंफर्म करा था, वो कह रहे थे जब आप प्योर गुजराती मेन्यू ऑर्डर करेंगे तभी सर आपको उसमें मीठा डाला जाएगा, वरना वहाँ पे उनके पास में ऑप्शन होते चाइनीज़ के, पंजाबी के। आप किसी भी तरीके का खाना मंगवाएंगे तो उसी हिसाब से उसमें स्पाइसेस डाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोले भटूरे मंगवा देंगे और उसमें भी वो मीठा डाल देंगे। ये मुझे मिसकंसेप्शन था, ये क्लियर हो गया था। तो आप यहाँ पे आइए, बहुत बढ़िया लजीज खाना आपको मिल जाता है। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल आपसे द्वारकाधीश के दर्शनों के साथ में। आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूर याद रखें।